नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास में आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, जिसका ये पार्ट 16 है। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो बना है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे, जाके उसे देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए, हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे आधुनिक भारत का, उसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधा नगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। तो राजा राम मोहन राय के बारे में अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1774 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल का एक गांव था जिसका नाम था राधा नगर। तो राधा नगर नामक बंगाल के गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। तो ये जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने बहुत सारे भाषाओं का अध्ययन किया था, जैसे कि अरबी हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ग्रीक हो गया या फिर हिब्रू हो गया। तो ये सारे जो भाषाएं थे, इन्होंने इसका अध्ययन किया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। तो जैसे ही आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्म समाज है, इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो जब इनका मृत्यु हो गया, उसके बाद जो ब्रह्म समाज था वो धीरे धीरे क्या हो गया कि कई शाखाओं में ये विभक्त हो गया, यानी कि अलग अलग ब्रांचेज में टूट गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो जो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने क्या किया कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापित किया, और उस उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है। और उनके पश्चात क्या हुआ कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो यहाँ पे अलग अलग जो शाखाएं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, स्थापित किया, और उसके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो ये सारे अलग अलग ब्रांचेस थे, ठीक है, अलग अलग शाखाएं थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। तो जो राजा राम मोहन राय थे, तो उनके नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज था, उसने क्या किया कि जो अंग्रेजी भाषा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। और 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1817 ईस्वी में एक कॉलेज की स्थापना किया गया, जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। और कहाँ पे इसका स्थापना किया गया? तो कलकत्ता में किया गया। 1822 ईस्वी में इन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1822 ईस्वी में इन्होंने एक स्कूल स्थापित किया, जिसका नाम था एंग्लो हिंदू स्कूल। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद जो 22 में इन्होंने एक स्कूल स्थापित किया, और 25 में इन्होंने क्या किया कि एक कॉलेज जिसका नाम था वेदांत कॉलेज, तो इसका स्थापना किया गया। और ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल सिटी कॉलेज ऑफ कोलकाता की नींव डाली। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रह्म बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कोलकाता की नींव डाला गया। किसके द्वारा? तो ब्रह्म समाज के द्वारा। आगे देखते हैं, कुछ और भी पॉइंट दिया गया है। जवान बंगाल आंदोलन, ठीक है, यहाँ पे एक आंदोलन के बारे में दिया गया है कि जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम इराजियो ने किया। ठीक है। तो ये जो जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो एक एंग्लो इंडियन था, ठीक है, एंग्लो इंडियन था, जिस जो हेनरी विलियम डिराजियो ने किया था। एंग्लो इंडियन क्या होता है? किसी को पता है कि एंग्लो इंडियन किसको बोला गया? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं पता है तो आगे कभी हम इसके बारे में अच्छे से आपको बता देंगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है, एक्चुअल में एंग्लो इंडियन किसको बोला जाता है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कुंडू वीरेशलिंगन, ठीक है, ने विधवा विवाह का प्रोत्साहन किया। तो ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम यहाँ पे दिया गया, ठीक है, और एक और नाम दिया गया। ये जो दोनों दोनों लोग थे, एक तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, उसके अलावा कुंडू वीरेशलिंगम, ये दोनों ने मिलकर क्या किया कि विधवा विवाह का को प्रोत्साहित किया। यानी कि विधवा किसको? विधवा तो पता ही होना चाहिए किसको बोलते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि एक एक होता है कि लोग बूढ़े हो गए, उस टाइम विधवा हो गए, तो वो थोड़ा सा चलता है कि ठीक है, उनका शादी करना सही नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिनका शादी हुआ किसी कारणवश महीने, 1.5 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर, अगर उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो उनका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। मतलब वो कुछ नहीं कर पाते हैं, किसी और के ऊपर उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ऐसे में क्या किया गया कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और कुंडू वीरेशलिंगन, इन्होंने विधवा जो विवाह था, यानी कि उनका दोबारा से किसी के साथ शादी कर दिया,
हो जाए, अगर वो चाहें, इच्छुक हैं तो, और कोई उनसे करना चाहे तो इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के पॉइंट्स को देखते हैं, समझते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। ठीक है, दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, तो उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म गुजरात का टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। तो गुजरात का एक छोटा सा नगर है जिसका नाम टंकारा है, वहीं पे दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था और उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। तो जो स्वामी बिरजानंद, जो कि कहाँ के थे, मथुरा के, जिनको इन्होंने अपना क्या बनाया, गुरु बनाया। और 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1874 ईस्वी में दयानंद ने क्या किया, एक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो बेसिकली किस भाषा में लिखी गया था, तो हिंदी में लिखा गया था। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें इधर दिया गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर नीचे का ये जो पॉइंट दिया गया कि भारतीय स्कूल आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा आज के सेशन में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ये जो बचेगा भारत के महान शहीद, तो इसको आगे के सेशन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। ठीक है, तो संसार की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व के लिए जो स्वामी रामकृष्ण का सबसे बड़ा देन क्या था, तो अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, यानी कि जो भी मनुष्य है, तो इनका जो मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। ठीक है, और ये जो चीज़ है, ईश्वर को अपना लक्ष्य मानना, ठीक है, तो ये क्या है, एक इससे पॉसिबल हो सकता है, तो अगर अध्यात्मवाद के थ्रू ही ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे। ठीक है, तो जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उनका पूरा नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है, और उनके जो शिष्य की अगर बात करें तो विवेकानंद थे, या डायरेक्ट इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया गया है कि जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका एवं शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने 2 बार ऑलरेडी बता दिया है कि इसके बारे में, कि जो शिकागो, अमेरिका का एक शिकागो शहर है, वहाँ पे क्या हुआ था कि 1893 ईस्वी में एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जिसको इन्होंने संबोधित किया था। किसने, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। एक नोट दिया गया, नोट को देखते हैं। दिया गया कि स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चरर्स एट फ्रॉम कोलंबो, ठीक है, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। तो ये जो स्वामी विवेकानंद ने वहाँ का जो भाषण दिया, तो उसका संकलन कहाँ पे दिया गया, तो कि लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक है, उसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है। महादेव गोविंद रानाडे, यानी कि एमजी रानाडे, ठीक है, शॉर्ट में इनको एमजी रानाडे भी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया कि 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना की। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति है, इसका स्थापना एमजी रानाडे द्वारा 1887 ईस्वी में किया गया, और 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। तो जो जहाँ भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उसके जस्ट बाद जो वो पंडाल बनता था जहाँ पे सब कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो जस्ट उसके बाद क्या किया जाता था कि सेम पंडाल में राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति का अधिवेशन किया जाता था। ठीक है, तो कब से कब तक, 1887 से 1895 तक ऐसा हुआ। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। ठीक है, तो 1861 में क्या किया गया कि जो श्री शिवदयाल खत्री थे, उन्होंने क्या किया, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इसके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। तो क्या हुआ कि जो भी मतलब इसके इनके क्या थे, समर्थक थे, जो फॉलो करते थे, तो दयाल बाग में उन्होंने क्या किया, एक मंदिर का निर्माण करवाया, और उसके बाद क्या हुआ कि दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला दिया गया कि पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने, तो पंजाब के एक मिर्जा गुलाम अहमद थे, उन्होंने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने पैगंबर बताया, आप उन्होंने अपने आप को क्या बताया, पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। तो जो पंजाब का मिर्जा गुलाम अहमद था, उसने एक आंदोलन शुरू किया और अपने आप को क्या बताया कि मैं मतलब मैं पैगंबर हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है कि भारत में शुद्ध इस्लाम का स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया कि मुसलमानों को
अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन का इसका जो इसका केंद्र बिंदु रहा। ठीक है, तो जो मुसलमान थे, मुसलमान लोग देखते होंगे बहुत सारे अभी भी हैं जो क्या करते हैं, मदरसा जाते हैं, मदरसा में पढ़ते हैं। आई डोंट नो वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, जो पढ़ते होंगे अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट देख रहा है तो थोड़ा सा बताइएगा कि उसमें क्या जिस तरह से और स्कूलों में पढ़ाया जाता है सारे सब्जेक्ट वहाँ पे वो पढ़ाया जाता है या नहीं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अंग्रेजी शिक्षा और जो भी मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण, इसकी ओर ले जाने का श्रेय जो किसको जाता है, तो सर सैयद अहमद खां को जाता है। और उनका जो अलीगढ़ आंदोलन था इसका मुख्य बिंदु रहा। ठीक है, तो उनका मेन पॉइंट अलीगढ़ का आंदोलन था, यही था। ठीक है, सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां की अगर हम बात करें तो उन्होंने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। तो अभी भी आप नाम सुने होंगे कभी ना कभी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसका स्थापना किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में किया था। लेकिन उस समय नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेकिन बाद में क्या किया गया कि इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। और इस कॉलेज में प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक थे। ठीक है, तो इसका जो प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, तो थियोडोर बैक जो थे वो इसके पहले प्रिंसिपल थे। चलिए, यहाँ तक चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कि कितना, अभी 11 मिनट हुआ है वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, ज़्यादा तो है नहीं, फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके इसी चीज़ से, लाइक करने से, कमेंट करने से और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया क्या क्या है यहाँ पे पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ भारत का, उससे संबंधित कुछ ऐसे घटनाएं, ठीक है, आंदोलन और घटनाएं के बारे में दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिससे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इधर दिया गया कि आंदोलन एवं घटनाएं, उसका वर्ष, ठीक है, संबंधित विषय और व्यक्ति, यानी कि किस वजह से हुआ या फिर उससे कौन कौन उससे रिलेटेड थे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो सबसे पहले दिया गया कि जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसका स्थापना कब हुआ, तो 1885 में हुआ। और यहाँ पे संबंधित व्यक्ति की बात करें तो एओ ह्यूम थे। ठीक है, एओ ह्यूम। आगे है सेकंड दिया गया कि बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी बोला गया। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ, 1905 में हुआ। और बंगाल के का जो विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में, तो उसके विरोध ही ये आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। आगा खां और जो सलीम उल्लाह खां थे, उन्होंने किया था इसका स्थापना। कांग्रेस के विभाजन की बात करें तो 1907 में हुआ था, जो दो दलों में विभाजित हो गया था, नरम और गरम दल में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, तो जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसमें ये हुआ था। पांचवा है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल की बात करें तो होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो होम रूल 1916 में हुआ था। और इसमें दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक तो तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये नाम आपको याद रखना है। लखनऊ पैक्ट की बात करें तो दिसंबर 1916 में ये पैक्ट हुआ था और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, और इस पैक्ट में हुआ क्या था कि जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, 7वें नंबर पर मॉन्टेग्यू घोषणा दिया गया। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को पारित किया गया था और भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी। ठीक है, और जो भारत मंत्री जो थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, उनका ये घोषणा था। रॉलेट एक्ट की बात करें तो 19 मार्च 1919 को ये पास किया गया था। ठीक है, और इसे काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेश के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसे काला कानून के नाम से भी बोला गया। ठीक है, काला कानून के नाम से। और इसका ये था कि जिस पे भी अगर शक हो रहा है उसको ये लोग पकड़ लेते थे, अंग्रेज। ठीक है, जिस पे भी शक होता था वो उन्हें पकड़ लेते थे। नेक्स्ट अगर देखें तो दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट से ही रिलेटेड है। इसके बाद ही ये हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसका एक नाम आपको याद रखना है, जनरल डायर। और कहाँ पे हुआ था, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित था, वहीं पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये भी 1919 में हुआ था। इसमें दो नाम आपको याद रखना है, अली ब्रदर्स, एक तो शौकत अली और दूसरा मोहम्मद अली। ये दोनों भाई थे जिन्होंने मिलकर खिलाफत आंदोलन शुरू किया था।
हंटर कमेटी की अगर हम बात करें, ठीक है, हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वो 28 मई 1920 को किया गया था। और ये किससे संबंधित था, तो जलियांवाला बाग से ये संबंधित था, ठीक है, किससे संबंधित था, जलियांवाला बाग से ये संबंधित था। कांग्रेस का नाग ठीक है, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ नागपुर, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में हुआ और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ कब हुआ, 1920 ईस्वी में हुआ। और जो असहयोग आंदोलन था इसका प्रस्ताव इसी में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ, तो ये जो असहयोग आंदोलन था इसका शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया। और किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। चौरा चौरी कांड की बात करें तो ये जो कांड हुआ था 5 फरवरी को हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 5 फरवरी को 1922 को, ठीक है। और गोरखपुर जो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहीं पे ये घटना हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या था कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी ने उसे क्या किया, स्थगित कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। इसमें नाम आपको याद रखना है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का आप नाम याद रखिएगा, इस कमेटी इसके स्वराज पार्टी से रिलेटेड नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें तो ये 1924 में इसे बनाया गया था। और इससे संबंधित नाम और व्यक्ति की बात करें तो सचिंद्र सान्याल, ठीक है, सचिंद्र सान्याल नाम याद रखिएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात करें तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था, तो 9 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। तो ये जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई कब थी, 8 नवंबर 1927 को। भारत कब आया था, तो 1928 में आया था, ठीक है। और उसी में क्या हुआ था कि लाठीचार्ज में बताइएगा कि किसका देहांत हो गया था, ठीक है। आपसे एक छोटा सा सवाल है कि जो लाठीचार्ज हुआ तो उसमें किसका देहांत हो गया, ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो छोटा सा सवाल आपसे पूछ लिया, देखते हैं कि किन किन को पता है। बताया ऑलरेडी बताया गया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया। साइमन कमीशन का भारत आगमन, ठीक है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध पर उन पर लाठी प्रहार किया गया। तो देखिए आ ही गया नाम, इसको हम पूछे थे, अगर आप थोड़ा सा देखते ध्यान से इस स्लाइड को तो आप बता सकते थे, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से देखिए, मेरा बस यही चाहता है कि आप जो भी देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ दिया गया है। नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अगस्त 1928 में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो अक्टूबर 1928 में हुआ था और गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे के कुछ पॉइंट्स को देखते चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस समय याद रखना है कि 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। और लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, दिसंबर 1929 में हुआ था। और इसमें पूर्ण स्वाधीनता, ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 23 नंबर दिया गया कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ था, 2 जनवरी 1930 को, ठीक है। 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, ठीक है। और इसमें यह किया गया था कि जो 26 जनवरी आ रहा है उसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नमक सत्याग्रह को याद रखिएगा कि 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था। और महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। इसमें क्या हुआ था, जो नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। और 5 अप्रैल को गांधी जी क्या हुए कि जो साबरमती आश्रम है वहाँ से दांडी जाकर उन्होंने क्या किया, नमक बनाया और जो नमक कानून था उसका उल्लंघन किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 का को शुरू हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये शुरुआत हुआ था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था और प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और जो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे उसके उनकी अध्यक्षता में लंदन में हुआ था, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे स्लाइड में, तो आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट स्लाइड में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 4 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। और महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। तो जब क्या हुआ, जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ इसमें हुआ ये कि
हुआ तो ये 4 मार्च 1931 को, जिसमें ये चीज़ हुआ कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित करने का घोषणा महात्मा गांधी ने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का दिया गया, जो 7 सितंबर 1931 को हुआ था, और ये जो गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया कॉम्युनल अवार्ड। ठीक है, कॉम्युनल अवार्ड की बात करें तो 16 अगस्त 1932 को मिला और मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो 24 सितंबर 1932 को हुआ। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। ठीक है, तो पूना पैक्ट में यही चीज़ हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो पढ़ लिया हमने। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को हुआ और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, तो जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि द्वितीय असफल रहा कांग्रेस के लिए, जिस वजह से तृतीय में उन लोगों ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो मई 1934 में। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी। ठीक है, ये नाम इससे रिलेटेड है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया था। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया था। तो जो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था और क्यों मनाया गया था? तो जो मुस्लिम लीग था उन्होंने क्या किया था? मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया था, जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र दिया उस चीज़ पर उन्होंने क्या किया? मुक्ति दिवस मनाया था। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। फिर आया अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया और वायसराय लिनलिथगो थे। ठीक है, वायसराय लिनलिथगो, इससे नाम याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ? मार्च 1942 में। स्टीफर्ड क्रिप्स इससे रिलेटेड नाम है। ठीक है, जो स्टीफर्ड क्रिप्स है ये इससे रिलेटेड नाम है। चलिए, और बीच में यहाँ पे कुछ दिया गया आंदोलन और घटनाएं, उसको भी देख लेते हैं, फिर इस सेशन को यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो अगला दिया गया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को। नाम याद रखिएगा, महात्मा गांधी। शिमला आंदोलन 25 जून 1945 ईस्वी, और इसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। ठीक है, उसके बाद नौसेना ने एक विद्रोह किया था। ठीक है, 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। ठीक है, 19 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना द्वारा एक विद्रोह किया गया, जो कि आईएनएस तलवार के सैनिकों द्वारा किया गया था। ठीक है, आईएनएस इंडियन नेवल शिप है। ठीक है, जो तो उस पर जो नेवी के आर्मी फोर्सेस थे उन्होंने क्या किया? एक विद्रोह किया। विद्रोह का रीजन यही था कि जो अंग्रेजी सेना थी और भारत के जो सेना थे, ठीक है, माने कि जो भारत देश के जो सैनिक थे और जो अंग्रेजी सैनिक थे, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। भाई दोनों सैनिक है, दोनों के साथ सेम बर्ताव करना चाहिए, तो इसलिए इन लोगों ने विद्रोह किया था। प्रधानमंत्री इटली की जो घोषणा थी वो 15 मार्च 1946 को किया गया, जिसमें भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुआ था? 15 मार्च 1946 को, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि भारत अब स्वतंत्र हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 24 मार्च 1946 को हुआ। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इनका जो भारत में आगमन हुआ, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गया होगा, जो भी चीज़ बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट दिया गया 43 नंबर की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, और किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को, और नेहरू प्रधानमंत्री बने। इसके अंतर्गत जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या हुए? प्रधानमंत्री बने। अगला यहाँ पे माउंटबेटन योजना की बात करें तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई और वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा रखी। ठीक है, और इसमें क्या किया गया कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वायसराय, उन्होंने क्या कहा कि भारत विभाजन का इन्होंने योजना रखा। उसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति सबको याद है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा इस भारत को स्वतंत्र कर दिया गया, 15 अगस्त 1947 को। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया भारतीय गणतंत्र की स्थापना, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ, और उसके तहत जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो पहले राष्ट्रपति बने। और यहाँ पे भूदान आंदोलन को याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत
पोचमपल्ली नलगोड़ा जो कि तेलंगाना में स्थित है, विनोबा भावे ने इसका किया था। और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दिया था। तो भूदान से आपको एक ही नाम याद रखना है, विनोबा भावे, और दूसरा जो नाम ये याद रखना है कि सबसे पहले भूमि का दान किसने दिया था, तो रामचंद्र रेड्डी ने दिया था। आई होप यहाँ तक जो भी चीज़ें बताई गई होगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो ये पॉइंट है भारत के महान शहीद, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।